नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में न्याय का जो टॉपिक है आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पूर्व में मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ इस पर, और ये आज इस टॉपिक पर आखिरी वीडियो है। तो जहाँ हमने पार्ट 3 में छोड़ा उससे ठीक आगे पाश्चात्य दृष्टि से हमने पूरा कर लिया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल तक। अब हम करेंगे भारतीय संदर्भ में क्या हैं और न्याय के जो कौन कौन से प्रकार हैं वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज के इस वीडियो में भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय क्या है, देखिए। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय, प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो सब कुछ धर्म के अनुसार होता था हमारे यहाँ पर। धर्म का मतलब धारण करना, और धारण किनका, कर्तव्यों का पालन करना। आपको पता हो तो वर्ण आश्रम व्यवस्था हमारे यहाँ पर प्रचलित थी। प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक वर्ण के कुछ अपने कर्तव्य होते थे, और अब उस वर्ण और उस आश्रम के अनुसार आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो इसका मतलब न्याय की स्थापना हो जाती है दोस्तों। तो वर्ण व्यवस्था, आपको पता है कि पहले 4 प्रकार के वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्ण थे। तो चारों वर्ण अपने अपने जो कर्तव्य अगर वो पूरा करते हैं तो ये न्याय की स्थापना मानी जाती थी। तो देखिए, कर्तव्य पालन, तो सीधा सीधा जो प्लेटो महोदय ने जो बात कही थी, तो हमने प्रारंभ में भी यही कहा कि सब जगह लगभग जो चीज़ें आती है वो कर्तव्य पालन करना ही न्याय माना जाता है। बट सबने अलग अलग बताया कि कर्तव्य क्या बताया, किसी ने क्या कर्तव्य बताया, लेकिन जो फाइनली एक बात है कॉमन सब में, वो है कर्तव्य पालन पर बल देना। तो ये है, कर्तव्य पालन करना ही न्याय है भारतीय परंपरा के अनुसार। अब कौन कौन से लोग हैं जो इस पर, देखिए, अध्ययन क्या हैं, जिन्होंने अपने न्याय पर विचार दिए हैं। वो हैं मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर और सोमदेव। ये प्राचीन विचारक हैं जिन्होंने न्याय पर अपने विचार दिए हैं। और भारत में न्याय का जो है वो कानूनी स्वरूप, पाश्चात्य स्वरूप की मैंने बात की थी दोस्तों, वो नैतिक न्याय था। और भारत में जो कानूनी स्वरूप का जो न्याय था वो प्रचलित था। ये क्या होता है नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, जस्ट हम आगे बिंदुओं में इन पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखना, कर्तव्य पालन, वर्ण आश्रम व्यवस्था और न्याय का कानूनी स्वरूप भारत में प्रचलित था। अब बड़े बड़े तौर पर, अब पाश्चात्य और भारतीय परंपरा अनुसार नहीं, वर्तमान समय में न्याय के कौन कौन से रूप हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो प्राचीन समय में तो केवल 2 प्रकार के न्याय थे, एक नैतिक और एक कानूनी। भारत में कानूनी रूप प्रचलित था दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। और पाश्चात्य और प्लेटो के अनुसार अगर इम्पोर्टेंट है तो उन्होंने नैतिक न्याय माना था। वर्तमान समय में जो न्याय हैं वो देखिए, पहला हम लेते हैं नैतिक न्याय। नैतिक न्याय का तात्पर्य क्या है दोस्तों, देखिए। नैतिक न्याय का तात्पर्य है प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार जीवन यापन करना। यानी कुल मिला के प्रकृति ने जो आपको अधिकार दिए हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, अगर उसके अनुसार अगर आप अपने जीवन को संचालित करते हैं, उनके अनुसार आप अपना जीवन जीते हैं, तो नैतिक न्याय स्थापित हो जाता है। नैतिक हमेशा चाहिए के अर्थ में होता है, कोई दबाव नहीं देता है कि हमें ये करना चाहिए। जैसे हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, ये नैतिक बातें हैं, नीतिगत बातें हैं। तो ये जो हैं नैतिकता के मापदंडों के अनुसार जीवन जीना, इसको कह सकते हैं हम। तो कौन कौन से नैतिक मापदंड हैं? सत्य, अहिंसा, वचनबद्धता। अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हो, अगर आप अहिंसा का पालन कर रहे हो, अगर आप अपने कहे हुए शब्दों की पालना कर रहे हो, उस पर टिके हुए हो, इसका मतलब समाज में नैतिक न्याय स्थापित हो जाता है। तो पहला जो प्रकार है वो नैतिक न्याय है। दूसरा है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय में देखिए क्या होता है, राज्य द्वारा निर्मित कानूनों, ध्यान रखना दोस्तों, कानून कौन से? राज्य द्वारा, एक संस्था दी इन्होंने कि राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन हो। किसके द्वारा पालन होना चाहिए? नागरिकों द्वारा। यानी राज्य जो भी कानून बनाए
और उस राज्य के नागरिक अगर उन कानूनों का पालन करते हैं तो कानूनी न्याय स्थापित हो जाता है। लेकिन कानूनी न्याय के लिए दो शर्तें हैं जो बहुत ज़रूरी है। इन दो शर्तों के बिना ये कानूनी न्याय अधूरा माना जाता है। तो कौन कौन सी दो शर्तें हैं देखिए। पहली शर्त है कि कानून जो है न्यायोचित होना चाहिए, यानी न्याय पर आधारित होना चाहिए। अब एक तरफ तो हम न्याय की ही बात कर रहे हैं कि न्याय के प्रकार कानूनी न्याय, और एक वो न्याय पर आधारित होना चाहिए। न्याय का यहाँ पे तात्पर्य नीतिगत या नैतिक न्याय की बात कर सकते हैं। सत्य पर आधारित हो, वो लोगों के हित में हो, यानी अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए। ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए जो जनता के खिलाफ, उनकी भलाई के लिए हो। तो ऐसे कानून होने चाहिए, यानी वो कानून की पालना तो होनी चाहिए, लेकिन कानून भी कैसा होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, यानी बिना किसी भेदभाव के कानून सबके लिए होना चाहिए, सब कानून से बड़ा कोई नहीं, ये सब चीज़ें कानून की न्यायोचित होता है। और दूसरी जो बात है, कानून का उल्लंघन होने पर निष्पक्ष दंड का प्रावधान होना चाहिए, यानी कोई भी कानून का अगर उल्लंघन करता है तो उसके लिए जो भी दंड के प्रावधान है वो सब लोगों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर संक्षिप्त में कहें तो यहाँ पे कोई भी कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो ये दो शर्तें होनी चाहिए, और इस प्रकार से अगर व्यवस्था हो जाती है तो ये कहलाता है कानूनी न्याय। जो न्याय का तीसरा रूप है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय जो है वो समानता पर बल देता है। समानता किसकी? समान अधिकार और समान अवसर। राजनीतिक न्याय के लिए कुछ बातें अनिवार्य हैं। पहले मैं आपको और थोड़ा ये बता दूं कि राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य हम समझ सकते हैं। जैसे कि लोकतंत्र में अगर जाते हो तो जो सार्वजनिक पद हैं, जो चुनाव लड़ना है, मत देने का अधिकार है, ये हर व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए, यानी अवसर बराबर, समान अवसर होना चाहिए उसके पास में। जो भी सार्वजनिक पद हैं वो प्राप्त करना हर नागरिक की पहुंच में होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो न्याय है वो राजनीतिक न्याय कहलाता है, यानी राजनीतिक अधिकारों तक पहुंच प्रत्येक नागरिक की हो। तो ये केवल लोकतंत्र में ही संभव है दोस्तों, ध्यान रखना। केवल और केवल राजनीतिक न्याय लोकतंत्र में ही संभव है। तानाशाही या फिर हिटलरशाही कहें या कोई भी अन्य शासन व्यवस्थाओं में संभव ही नहीं है राजनीतिक न्याय। तो अब राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के साधन कौन कौन से? कई बार अच्छे ये प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं कि राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के साधन कौन से हैं। तो इनके साधनों पर चर्चा कर लेते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने मत व्यक्त नहीं कर सकते, आप अपनी बात नहीं रख सकते, इसका मतलब राजनीतिक न्याय वहाँ उस समाज में नहीं है। भारतीय संविधान में भी आपको पता हो तो अनुच्छेद 19(1) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ पर भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। तो पहला साधन तो ये है। दूसरा है सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों, तो देखिए दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। सार्वजनिक पद तो होते हैं सब राज्य में, चाहे वो कैसा भी तानाशाही हो, चाहे लोकतंत्र, लेकिन वो पद क्या सभी नागरिकों के लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए हैं, इसका मतलब वहाँ पर राजनीतिक न्याय है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार यानी एक निश्चित उम्र प्राप्त कर लेने के बाद प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अपना वोट कास्ट करने का जो अधिकार मिलता है, मत देने का जो अधिकार मिलता है, उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। और भारत में मताधिकार की जो वर्तमान आयु है वो 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष का कोई भी नागरिक हो जाता है और वो निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्टर्ड करवा देता है, अपना नाम अंकित करवा देता है, उसके बाद वो वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी। और दुनिया का जो पहला देश है दोस्तों जिसने बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान रूप से मत देने का अधिकार दिया है वो न्यूजीलैंड है। सन 1893 में उस देश ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू कर दिया था। भारत में हुआ है 26 जनवरी 1950, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन वयस्क मताधिकार हम सबको मिला है। तो ये हो गया वयस्क मताधिकार। ये राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के साधन हम पढ़ रहे हैं। विशेषाधिकारों का अभाव, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। समाज ऐसा हो कि सभी व्यक्ति बराबर हो, सम्मान है राज्य की नज़र में। और एक लिखित संविधान हो, यानी मनमाने कानून नहीं होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। और संविधान और कानून के अनुसार राज्य की जो राज्य व्यवस्था है उसका संचालन होना चाहिए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो राजनीतिक न्याय और उसके साधन के बारे में हमने अध्ययन किया है। अगला जो न्याय का प्रकार है वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय
एक ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था जिसमें विशेष अधिकारों का अभाव हो। दोस्तों देखिए, इसमें सीधी सी बात है, विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त है और किसी को कोई अधिकारों से वंचित किया गया है एक तरीके से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति राज्य की नज़र में बराबर हो। इसको अगर हम और डीप में जाए तो भारतीय प्राचीन काल से आप देखोगे, जाति के आधार पर, वर्ण आश्रम के आधार पर जो व्यवस्थाएं थी, तो वो कहीं ना कहीं समाज के एक तबके को दूर रखा गया, उनके उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा था। एक वर्ग को विशेष अधिकार मिले थे और एक वर्ग जो था वो वंचित था। तो एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव ना हो, सभी व्यक्ति बराबर हो। आप आज के दौर में देखें तो भारतीय संविधान का जो एक पहला मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक आप देखेंगे, ये कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। तो एक ऐसी व्यवस्था हो जो बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवस्था दें, तो ये सामाजिक न्याय कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति व उसकी गरिमा को महत्व है। यानी प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए बहुत मायने रखता है और उसकी गरिमा, उसका आत्मसम्मान राज्य की नज़र में होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते राज्य उसको उसके अधिकार दें। उसको अधिकार देते समय कोई जाति, धर्म, लिंग, ये नस्ल, जन्म स्थान, ये कुछ नहीं देखें, केवल वो व्यक्ति है और व्यक्ति होने के नाते उसके जो अधिकार हैं उसको देना चाहिए। समाज में उसका जो मान सम्मान, जो उसकी इज्जत, जो उसका स्थान है, वो उसे प्रदान करना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये समानता की बात कर रहा है। सभी व्यक्ति समाज में बराबर हैं, जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है, और समान अवसर प्रत्येक जगह केवल व्यक्ति या नागरिक होने के नाते अवसर उसे बराबर मिलने चाहिए। तो ये है सामाजिक न्याय। अगला बिंदु और आखिरी जो न्याय का प्रकार है वो है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय देखिए, इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि आर्थिक समानता स्थापित करना। कई जगह जो हम जैसे सामाजिक और राजनीतिक में लिया, वहाँ वो बात यहाँ पे लागू नहीं होती है। पहले मैं नकारात्मकता से स्टार्ट करूँगा। देखिए कि इसका अर्थ नकारात्मक नहीं है, यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि आर्थिक समानता स्थापित करो, ये कतई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आर्थिक विषमताएं हैं, यानी ये माना जाता है और माना क्या जाता है दोस्तों, कभी भी सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो सब लोगों की बुद्धि, योग्यता, क्षमता सब अलग होती है। तो वो संसाधनों का जो स्वामित्व है वो भी अलग अलग होता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, संसाधन होता है, किसी के पास इतने भी संसाधन नहीं होते हैं कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो आर्थिक न्याय फिर कैसे स्थापित होगा? तो आर्थिक न्याय में ये होता है कि जो आर्थिक विषमताएं हैं उनको कम करना। देखिए दोस्तों, बराबर करना, समाप्त करना नहीं कह रहा हूँ मैं, समाप्त हो भी नहीं सकती। आर्थिक विषमताएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। आर्थिक विषमता को पूरी तरह समाप्त किया भी नहीं जा सकता, केवल उनको राज्य कम कर सकता है। तो आर्थिक विषमता को कम करना, कौन सी आर्थिक? तो एक हमारी यहाँ व्यवस्था में देखोगे, अमीर और गरीबी, ये दो, अमीरी और गरीबी या अमीर और गरीब दो वर्ग पाए जाते हैं, इनकी खाई को कम करना। यानी अमीरों के पास में अगर ज़्यादा संपत्ति है तो उस पर नियंत्रण या अंकुश लगाया जाना चाहिए, और जो गरीब हैं, जो अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, राज्य उनकी मदद करें। तो ये इस प्रकार से आर्थिक जो खाई है उसको कम कर सकते हैं। और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, ये दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी इस प्रकार की व्यवस्था करना कि आर्थिक विषमता को कम करें और प्रत्येक व्यक्ति के पास में इतने संसाधन उसकी पहुंच में हो ताकि उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं। और आर्थिक न्याय के अभाव में जो है समाज में हमेशा संघर्ष बना रहेगा। यानी जब तक आर्थिक न्याय स्थापित नहीं होगा, समाज में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे कि नक्सलवाद। हम कई बार ये सुनते हैं, अखबारों में देखते हैं कि नक्सलवादी ने अटैक किया। तो ये क्या है दोस्तों? क्योंकि उनके पास में देखिए वो इसलिए आंदोलन करते हैं कि वो जल, जंगल और ज़मीन, ये तीन उनका नारा होता है। ये आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों पर अपना अधिकार जमाते हैं और वो सरकार के सामने ये दावा करते हैं कि इन पर हमारा अधिकार है। जो बाहर से उद्योग यहाँ पे स्थापित हो रहा है वो उन्हें सही नहीं लग रहा है, तो अपने हक की लड़ाई मानते हैं इसे। तो ये उसका एक उदाहरण है आर्थिक न्याय की मांग के लिए। और साम्यवाद के अनुसार न्याय क्या है? इन सब के अलावा एक और विचारधारा है, वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का प्राप्त होना ही न्याय है। यानी एक आर्थिक न्याय को ही उन्होंने और अच्छे से बताया है, और सबसे बड़ा उदाहरण यही है, वो उनके लिए सबसे बड़ा मकसद यही है कि आर्थिक न्याय स्थापित हो समाज में।
इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री आपको बताओ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बात कही थी कि भूखे व्यक्ति के लिए मत यानी वोट का कोई अधिकार जो है वो महत्व नहीं रखता है। तो बिल्कुल सही है। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में देखें तो जो सबसे प्राथमिक चीज़ है व्यक्ति के लिए वो है आर्थिक आर्थिक संसाधनों के बिना कोई भी व्यक्ति न तो सामाजिक व्यवस्था कायम हो सकती है, न ही राजनीतिक व्यवस्था कायम हो सकती है। तो सारे न्याय एक तरफ और आर्थिक न्याय एक तरफ हैं। अगर दूसरे न्याय स्थापित करने भी हैं आपको, कानूनी न्याय हैं। देखिए दोस्तों, अगर खाने पीने की चीज़ें नहीं और कानून सही है, बने हुए हैं, तो क्या वो कानून सफल होंगे? क्या वो राज्य सफल होगा? हो ही नहीं सकता। वहाँ पे क्रांति होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये भी आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहाँ पूछे जा सकते हैं, किस न्याय के बिना या किस न्याय के अभाव में क्रांति होने की संभावना सबसे ज़्यादा है? तो आर्थिक न्याय। तो इसी के साथ दोस्तों, जो ये आज न्याय का टॉपिक है 4 पार्ट में मैंने दिया है। इससे पूर्व 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो देखिए सीक्वेंस में, जो और आपके जो न्याय की अवधारणा है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने देने की कोशिश की है कि कम समय में आपको न्याय की जो अवधारणा है वो पूरी तरह समझ में आ जाए। और हर क्लास में, जैसे आप चाहे 11th हो, 12th हो, बीए कर रहे हो, चाहे आप पीजी कर रहे हो या कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नेट की या फर्स्ट ग्रेड, किसी भी तरह से अगर ये आपके सिलेबस में हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षिप्त समय में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सब ने इतने ध्यान से सुना और देखा ये वीडियो। और अगर आपको ये पसंद आया है दोस्तों, तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और आगे की वीडियो में भी मैं थ्योरी पे काम चल रहा है। आपको बहुत अच्छे अच्छे जो टॉपिक हैं, जो टफ़ टॉपिक हैं, मैं उन पर काम कर रहा हूँ और आपके सामने जल्द ही वो भी वीडियो आपको अवेलेबल करवाऊँगा मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और एंजॉय कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।